नमस्कार बंधुओं, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखते हैं 6वीं चैप्टर चल रहा था। पिछली क्लास में हमने इसके 40 क्वेश्चन करवा दिए थे। आगे की क्लास में देखते हैं जो भी शेष क्वेश्चन है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले हमने ये बताया है कि खेत जो है वर्गाकार खेत है। तो अगर वर्गाकार खेत है तो इस वर्ग की कोई ना कोई भुजा होगी। हम मान लेंगे माना इस वर्गाकार खेत की भुजा क्या है? ए। आगे उसने कहा है इस वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इस तरह से चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता इस तरह से खींच दिया गया है। यानी हर एक जगह पर रास्ते की जो चौड़ाई है 2 मीटर है। यहाँ पर भी अगर 2 मीटर चौड़ाई है और यहाँ पर भी 2 मीटर चौड़ाई है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 वर्ग बन रहे हैं। एक अंदर वर्ग बन रहा था, एक बाहर वर्ग बन रहा है। तो अगर हम बाहर वाले वर्ग की भुजा देखें तो a+4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों 4 हो गई? 2 यहाँ से बढ़ा, 2 यहाँ से बढ़ा तो ये हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको डॉटेड कर दें रास्ते को तो हमें पता चल जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। उसने हमसे कह दिया है कि रास्ते का क्षेत्रफल, अगर यहाँ पर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो अगर हम a+4 यानी यहाँ पर 2 वर्ग बन रहे हैं, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा? क्योंकि जब बड़े वाले का वो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा अंदर तक का क्षेत्रफल दे देगा। उसमें से जो तुम्हारा व्हाइट वाला है यानी छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही तुम्हारा जो डॉटेड है यानी अंडरलाइन वाला है रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से सीधे लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल a+4 का होल स्क्वायर माइनस का छोटे वर्ग की भुजा a मानी थी a²। ये चीज उसने दी है कि ये 72 है। 72 इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + 4 को 16 प्लस 8a माइनस का a²। इतना हमने कर दिया। a² से ये a² खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा इधर घट जाएगा तो ये 72 माइनस का 16 बराबर 8a। तो यहाँ से हम 8a बराबर ज्ञात करेंगे तो 56 आ जाएगा। यानी a की वैल्यू आ जाएगी 7। हमने देखा कि a की वैल्यू आई है 7। उसने हमसे पूछा इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो खेत तुम्हारा था कैसा? वर्गाकार था। तो वर्ग की अगर हमें भुजा पता चल गई है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर करेंगे अर्थात उसने a² की वैल्यू पूछी है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49। अर्थात इस खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा 49 वर्ग मीटर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 को करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। तो अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है तो सबसे पहले हम यहाँ से इस वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर ही तो 1764 दिया गया है। अब यहाँ पर पहला काम होगा इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो a बराबर हो जाएगा √1764। तो यहाँ से पहले हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भागवित का प्रयोग कर लेते हैं। किस तरह से 1764 लिखा गया है? भागविधि हमने बताया था किस तरह से भागविधि। ये 4 चौको 16, 7 में 6 का 164 प्लस 4 4 तुम्हारा 8 आ जाएगा 2। यानी हमने देखा कि जो a है 82 करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 164। यानी वर्गमूल जब निकालेंगे तो आ जाएगा 82। अर्थात इस जो वर्गाकार खेत था इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई? तो इसकी प्रत्येक भुजा आ जाएगी 82 मीटर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। सॉरी 82 नहीं 42 आएगा। क्यों? ये वर्गमूल होता है इसका। ये 42 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अर्थात इस वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा आ जाएगी 42 मीटर। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी? इससे 4 गुना बड़ा होने का मतलब इसकी जो भुजा होगी वो इसकी 4 गुना ही तो होगी। तो जो नए वर्ग की भुजा होगी a' ये 42 × 4 होगा। इतनी बात समझ में आई? इससे 4 गुने बड़े आकार के वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी तो इसको हम ज्ञात कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। वर्ग की परिमिति भी 160 है और आयत की भी परिमिति 160 है। तुरंत लिख लेते हैं। आयत की परिमिति दो कोष्ठक के अंदर l प्लस b बराबर 160 और 4a बराबर भी 160, इतना हमने लिख लिया। आगे क्या कहा गया? यदि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम हो तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यल भी आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल ए स्क्वायर से कितना कम है? 100 कम है, बराबर। यही तो कंडीशन कही गई। आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू ज्ञात करें तो 4 चौको 16, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, 40 आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ से अगर हम यल बी बराबर ज्ञात करें तो यहाँ से अगर यल बी बराबर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ए की जगह 40 रखेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1600 माइनस 100, यानी एल बी बराबर 1500 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमने देखा यहाँ से अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो 80, हमने देखा कि यल प्लस बी बराबर आ गया 80 और एल बी बराबर आ गया 1500। यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें, इसको हम 50-30 लिख के देख लें। देखो, अगर हम 50 में 30 जोड़ेंगे तो योगफल कितना होगा? 80 होगा। 50 में 30 का गुणा कराएंगे तो योग गुणनफल कितना होगा? 1500 होगा कि नहीं होगा? यानी अर्थात इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। हमने बताया था कि लंबाई हमेशा बड़ी है तो ये यल हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। जो चीज कहेगा वो चीज हम ज्ञात कर सकते हैं। उसने हमसे पूछा है कि आयत की लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दो क्वेश्चन क्या कहेंगे। आगे जो क्वेश्चन नंबर 44 और 45 है, ये एक्चुअली में क्या है? सिद्धांत, यानी एक प्रमेय दी गई है। एक नियम होता है कि यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर होंगे, यदि दो आकृतियां हैं, एक वर्गाकार है एक आयताकार है, यदि उन दोनों आकृतियों के परिमाप बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर और b वर्ग मीटर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है? तो इसका नियम ये होता है कि यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। ये नियम है। तो उसी को उसने कथन के रूप में ना लिख के विकल्प दे दिए हैं। तो इसको हम देखो एक एग्जांपल लेके प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि क्यों बराबर होगा। एक वर्ग और आयत के परिमाप लेने हैं। हम मान लीजिए, हमने मान लिया कि दोनों के परिमाप कितने हैं? 100 है। एक वर्ग हम बना देंगे तो वर्ग का परिमाप होता है भुजा स्क्वायर, तो 4a बराबर 100 निकालेंगे तो यहाँ से वर्ग की भुजा बताओ 25 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक छोटा सा अगर हमने एग्जांपल लिया है, अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे ले लें, ये 30 ले लें, ये 30 ले लें, ये 20 ले लें, ये 20 ले लें, तो देखो इसका भी यहाँ से परिमाप तुम्हारा क्या निकल के आएगा? इसका भी परिमाप 100 ही है कि नहीं? देखो 30 30 60 20 20 40 100 आ गया। ये केवल हम तुमको समझाने के लिए एग्जांपल ले लें, बाकी वो एक थ्योरी ही है। उसको तुमको हमेशा याद रख के चलना है कि एक वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। उसको दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ा होगा। यहाँ से अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो आ जाएगा 30 गुणा 20 बराबर कितना आ जाएगा? इतना आया कि नहीं है? देखो 30 गुणा 20 करेंगे 600 आएगा। यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आएगा? 625। हमने नियम क्या बताया था कि यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर हैं तो हमेशा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आयत के क्षेत्रफल से हमेशा बड़ा होता है। तो ये नियम समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हमने प्रैक्टिकली बता दिया। बाकी आपको ये नियम ही ध्यान रख के चलना है। इसी का जस्ट उल्टा, जैसे यहाँ पर परिमिति बराबर थी तो क्षेत्रफल में संबंध बताया था, और दूसरा जस्ट जो नियम लिखा गया है वो क्षेत्रफल में लिखा गया है। तो ये नियम जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है? 45 नंबर में देखते हैं। उसने कहा है कि यदि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं, अगर a1 बराबर a2 के, यानी दो आकृतियां हैं, यदि इनके दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो इनके परिमापों में क्या संबंध होता है? तो एक चीज ध्यान देना, हमेशा जो आयत का परिमाप होता है ये कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? इसको अगर हम वर्ग ले लें, ये वर्ग है और ये आयत है, यदि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से ज्यादा होता है। ये कंडीशन होती है। इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने मान लिया एक तरफ वर्ग लिखेंगे और एक तरफ आयत लिखेंगे।
इनके दोनों के क्षेत्रफल, तो हम देखो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या ले लेंगे जिसका वर्गमूल निकालने से भी एक अच्छी संख्या आ जाए, मतलब कि दशमलव में संख्या ना आए और उसका क्षेत्रफल निकालने से भी दशमलव में संख्या ना आए। तो इसको भी अगर हम 400 ले लें और इसको 80 गुणे, सॉरी यहाँ पर अगर हम ऐसी कोई संख्या लें, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या ले लें जिससे दोनों का गुणा कराने से क्या हो, 400 यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी आ जाए। तो जैसे अगर हम इसको 400 ले रहे हैं तो इसका वर्गमूल निकालें, कितना आएगा, 20 आए। अब इसमें इस प्रकार से संख्या ले लें कि जैसे मान लीजिए 400 ले लें तो 400 के इस प्रकार से गुणा कराएं, ये हमने करा दिया, ठीक है। हमने लंबाई इसकी क्या ले ली, 40 ले ली, और चौड़ाई हमने क्या ले ली, इसकी 10 ले ली। तो एक चीज बताओ, इसका भी क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका भी क्षेत्रफल कितना था, 400। अब इसके हिसाब से इसका परिमाप निकालोगे तो परिमाप होता है 2 कोश के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 40 10 50 गुना 100। इसका परिमाप कितना आया, 100। इसका परिमाप कितना आएगा, कितना, 80 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 4 गुणे भुजा होती है, 80 आएगा कि नहीं आया। इसका परिमाप हमेशा ज्यादा आ रहा है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हमने बता दिया। बाकी ये तुमको सैद्धांतिक रूप से याद रखना है कि पहला हमने नियम ये बताया था कि यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। यदि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर हो तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा होता है। दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टा होते हैं। तो इसके लिए कोई भी संख्या लेके देख लेते हैं, आसान हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया। देखो 46 नंबर में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमित समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर ना भी कहता तो भी हमें पता होता कि अगर परिमित बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होगा। यानी यहाँ पर अंतर करने में वर्ग के क्षेत्रफल में आयत के क्षेत्रफल को घटाएंगे। ये चीज तुमको बिल्कुल याद रखनी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व कराते हैं। एक आयत और एक वर्ग की परिमित समान है और प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन अभी पीछे हमने 43 नंबर जो क्वेश्चन था सेम इसी प्रकार का ही था। देखो क्वेश्चन नंबर 43 में भी परिमित समान थी। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम कराया गया था और आयत की लंबाई पूछी गई थी। यहाँ पर दोनों भुजाएं पूछी गई हैं। हालांकि हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई ये भी 80 है और वर्ग का भी परिमाप दिया गया है 80, तो ये भी 80 है। यहाँ से हम L प्लस B तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, तो 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से अगर हम A की वैल्यू ज्ञात करें तो 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इतना हम यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। इनके क्षेत्रफलों का अंतर हमें पता है कि अगर परिमित समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है, यानी A स्क्वायर माइनस का LB बराबर, ये तो 100 दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ में आई होगी। A स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है 20, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 400 माइनस LB बराबर 100, तो LB बराबर तुम्हारा आ जाएगा 300। इसके भी गुणनखंड बिल्कुल आसान समझ में आ गए होंगे। 30 10 40 और 30 में 10 को गुणा कराओ कितना आ जाएगा। यानी इसकी जो लंबाई होगी वो 30 होगी, चौड़ाई जो होगी 10 होगी। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में मात्रक दिए गए हैं। तो देखो किस ऑप्शन में लंबाई 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो वही ऑप्शन सही हो जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना है। पहले वर्ग का जो विकर्ण है दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना है। इस तरह से देख लेते हैं। संबंध क्या कहा गया, पहले वर्ग का विकर्ण D1 जो है दूसरे विकर्ण, पहले वर्ग का जो विकर्ण D1 है दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना है। ये तो संबंध कहा गया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। उसने कहा है कि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना है। एक चीज ये बताओ, यहाँ पर कौन से वर्ग का विकर्ण दोगुना है, ये दोगुना था इसलिए बराबर कराने के लिए इसमें 2 को गुणा कराया है। यहाँ से अगर हम D1 बटे D2 निकालें तो ये आ जाएगा 2/1। एक चीज ध्यान दो, हमने D बराबर फार्मूला बताया था a√3 बताया कि नहीं बताया था। अगर यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये D स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर √2 था तो 2a स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं तो ये D1 का होल स्क्वायर
बटे d2 का होल स्क्वायर बटे 4/1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम अगर यहाँ पर a2 स्क्वायर निकाले हैं तो d2 स्क्वायर बटे 2 ही तो इसका क्षेत्रफल आएगा। यानी अगर हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग इसके विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर दें, तो यानी d1 की जगह हम लिख सकते हैं a1 का होल स्क्वायर बटे 2 और इसकी जगह लिख सकते हैं a2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 4/1। ये इससे खत्म हो जाएगा। यानी हमने देखा कि a1 का होल स्क्वायर बटे a2 का होल स्क्वायर बराबर 4/1 आया। यही तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ये हो गया, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ये हो गया कि नहीं हो गया। अर्थात इसको लिख सकते हैं एरिया पहले वर्ग का a1 बटे a2 बराबर 4/1। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आया होगा। ये चीज यहाँ से इसमें पहले स्थानांतरण करेंगे, पक्षांतर करा के क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई बात समझ में कि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 4:1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया ये दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यानी a1 बटे a2 बराबर 2:1। हमें पता है कि a1 का मतलब होता है a1 का होल स्क्वायर बटे a2 का होल स्क्वायर बराबर ही तो 2/1 दिया गया है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में a1 बटे a2 का होल स्क्वायर बराबर 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम a1 बटे a2 निकालना चाहें तो बराबर आ जाएगा √2/1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आई होगी। a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा √2/, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। उसने कहा था, सॉरी यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है। उसने क्वेश्चन में कहा था दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 ना होके 1:2 है। तो ये चीज थोड़ा उल्टा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1/2 कर देना, इसको 1/2 कर देंगे तो यहाँ पर ये जो अनुपात हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अर्थात a1:a2 बराबर 1:√2। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर और 32 मीटर हैं। दो वर्ग हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 हमने मान लिया पहले वर्ग की भुजा ए है और दूसरे वर्ग की भुजा बी है। तो यहाँ पर दो वर्ग हैं। उसने कहा है कि पहले वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप दिया गया है 24, तो इस वर्ग की भुजा 6 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। सॉरी मीटर में दिया गया है तो इसकी भुजा आ जाएगी 6 मीटर। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है 4b बराबर 32, तो b बराबर आ जाएगा 8 मीटर। आगे कहा गया एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। एक हमें नया वर्ग बनाना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। हम मान लेंगे मानो उस वर्ग की भुजा है कैपिटल ए, इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अगर हम इसको इसकी भुजा कैपिटल ए मान रहे हैं बराबर इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 36, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 64। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 100 वर्ग मीटर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो a बराबर आ जाएगा 10 मीटर। अर्थात जो तुम्हारा नया वर्ग बनेगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस बड़े वर्ग की भुजा जो आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी। अर्थात इस तरह से इसका क्वेश्चन यही दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर तो ऐसे वर्ग का, लेकिन उसने हमसे भुजा नहीं पूछी है, उसने हमसे परिमाप पूछा है। तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 भुजा 10 है। अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 40 मीटर राइट आंसर। आई बात समझ में कि नहीं है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया। आगे 50 नंबर में कहा गया कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है तो बड़े वर्ग की विकर्ण की लंबाई क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। उसने कहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। हमें पता है वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है a√2 बराबर ही तो 4√2 उसने सेंटीमीटर दिया है। अर्थात √2 से √2 खत्म तो a बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अर्थात इस वर्ग की भुजा हमने ज्ञात कर ली कि नहीं ज्ञात कर ली। आगे एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉरी,
यही आ गया। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है। एक दूसरा वर्ग बनाया गया है जिसका जो क्षेत्रफल है इस वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल जो a स्क्वायर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। हमने मान लीजिए जो नया वर्ग बनाया गया है उसकी भुजा b है, तो उसका जो क्षेत्रफल है इस वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 है। उम्मीद करते हैं ये बात तो एग्जैक्ट समझ में आई होगी। तो b बराबर जब अंडर रूट 32 करेंगे तो ये आ जाएगा 4√2, अर्थात जो नया वर्ग बनाया गया है उसका जो उसकी भुजा जो आई है 4√2 सेंटीमीटर आई है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। उसने हमसे पूछा है बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई, और अब इसका अगर हम विकर्ण निकालेंगे, इसका अगर हम विकर्ण निकालना चाहते हैं तो हमें पता है विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √2 गुणे भुजा। तो √2 भुजा इसकी कितनी है 4√2 है, और √2 तो इसमें होता है, तो 4 ये है, √2 का √2 के साथ गुणा कराएंगे 2 आ जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर का जो इसका विकर्ण राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इस तरह से हमारे पास वर्ग है, इस वर्ग की भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हर एक जगह लिए लिखना जरूरी नहीं है कि 14 सेंटीमीटर ये भी है 14 सेंटीमीटर ये, आपको समझना। आगे कहा गया 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचने का मतलब ये होता है, एक देखो यहाँ पर वृत्त दो होते हैं, एक अंतःवृत्त होता है एक परिवृत्त होता है। तो इनके दोनों के बारे में एक फैक्ट होता है वो बता देते हैं। जो अंतःवृत्त होता है वो जिस आकृति के अंतर्गत बनाया जाएगा अंतःवृत्त उसकी भुजाओं को स्पर्श करता है, जबकि जो परिवृत्त होता है या बाह्य वृत्त होता है वो उसके शीर्षों को स्पर्श करता है। जैसे अगर यहाँ पर अंतःवृत्त बनाएंगे, जो भी अंतःवृत्त होगा वो इनकी भुजाओं को इस तरह से टच करता हुआ जाएगा। अगर यहीं पर परिवृत्त बनाएंगे तो यहाँ से जाएगा, इनसे कोनों से, नहीं समझ में आएगा। अब अगर उसने हमसे पूछा है कि जो ये अंतःवृत्त बनाया गया है इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरत होती है केवल त्रिज्या की। तो यहाँ पर एक चीज देखो, अगर हम इसका व्यास बात करें तो यही तो व्यास है। ये व्यास जो है ये भुजा के बराबर है कि नहीं, देखो। और भुजा इसकी थी कितनी 14 सेंटीमीटर, अर्थात वृत्त का व्यास होता है 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अर्थात हमने देखा कि जो अंतःवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी आई है 7 सेंटीमीटर। अगर हमें त्रिज्या पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या r गुणे r, 7 से 7 खत्म हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। इस तरह का पीछे क्वेश्चन बताया, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं 52 नंबर क्या कहा गया। हमें क्या करना है, एक फर्श जो है वो फर्श हमारी वर्गाकार है, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगाने। तो हमने बताया था कि पत्थरों की संख्या का फार्मूला होता है कि जिस आकृति में आपको पत्थर लगाने हो उसका क्षेत्रफल लिखो बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर पत्थरों की संख्या डायरेक्ट निकालेंगे। तो हम पत्थर लगा रहे हैं वर्गाकार आकृति में, तो वर्ग के लिए भुजा दी गई है 3 मीटर भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 3 गुणा 3 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। नीचे उसने जो एक पत्थर है उसका साइज दिया है, उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो ऊपर अगर मात्रक मीटर में है तो नीचे के भी मात्रक काय में होने चाहिए मीटर में। हमें पता है कि मीटर और सेंटीमीटर में संबंध होता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 का भाग कराओ और मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 का गुणा कराओ। तो ऊपर अगर मीटर है तो हम नीचे वालों को भी मीटर में बनाना चाहते हैं तो 100 का नीचे भाग और यहाँ पर भी नीचे 100 का भाग करा देंगे नहीं करा देंगे। 1 0 से ये खत्म, 1 0 से ये खत्म, 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा। ये 10 10 तुम्हारे 100 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा
100/2 ये हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 त्रियां 15 यानी 150 पत्थर आ जाएंगे। अर्थात कितने पत्थर लगाए गए होंगे, तो यहाँ पर 150 पत्थर लगाए गए होंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने बताया था कि इस तरह के आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसी तरह से सिंपल है, सॉल्व हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 नंबर में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर उसने पूछा, कहा है कि एक वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, तो ये तो हमें 100% पता है कि किसका परिमाप ज्यादा होगा, तो आयत का परिमाप ज्यादा होगा, क्योंकि हमने एक प्रमेय भी बताई थी कि यदि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर हों तो हमेशा आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से ज्यादा होता है। उसने कंडीशन कही है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो, तो आयत की परिमिति ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे, माना कि वर्ग की भुजा हमने मान लिया, माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा है x सेंटीमीटर की, तो उसने कहा है जो आयत बनाया गया है उस आयत की जो लंबाई है वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ये चीज कंडीशन कही गई कि नहीं कही गई। और जो आयत की चौड़ाई है वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो हमने x-3 कर दिया। अब उसने जो पहले कंडीशन कही थी, अब उसका हम प्रयोग करेंगे। हालांकि उसने जो पहली कंडीशन कही थी उसको बाद में कहना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने पहले कह दिया है, तो हमें सवाल समझना है। अब हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x + 5 गुणे x-3, ये दोनों बराबर है, दोनों को बराबर करा देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर अंदर गुणा कराएंगे x स्क्वायर - 3x + 5x - 15, x स्क्वायर से x स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, -15 इधर चला जाएगा, 5x में 3x जाएगा, 2x आएगा, x बराबर आ जाएगा 7.5, यानी x की वैल्यू आ गई 7.5। तो उसने हमसे पूछा है कि आयत की परिमिति क्या होगी। उसने हमसे पूछ लिया आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति का फार्मूला होता है 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता हो गई, x की वैल्यू रख के यहाँ पर निकाल देना, तो इसका परिमाप आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा।